नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास स्वामी आप सबके लिए हिंदी स्पेशल का बैच यूट्यूब पर लेकर आया हूँ। और इसमें मेरा पूरा का पूरा प्रयास होगा कि हिंदी स्पेशल में हिंदी के सारे सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट के द्वारा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और प्रैक्टिस सेट क्लियर करने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और इन सारी चीज़ों के माध्यम से मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा। ठीक, तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी की स्पेशल में एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। वो टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि की फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी शब्द का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई ध्वनि होती है, ध्वनि से वर्ड, वर्ड से किसका फॉर्मेशन होता है, अक्षर का, अक्षर से शब्द का फॉर्मेशन होता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक बोलने की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ड क्या है? वर्ड लिखने की सबसे छोटी इकाई होती है। अक्षर ही वर्ड होता है और कई अक्षर या कई वर्ड के माध्यम से शब्द का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है राम, तो राम शब्द है। इस शब्द में कौन कौन अक्षर है? इसमें दो अक्षर है, राम धन म। इसमें कौन कौन सा वर्ड है? तो है र धन आ धन म धन अ, ये वर्ड है। ओके, तो आइए दोस्तों, कैसे होता है सब। अच्छा दोस्तों, वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का पार्टीशन, स्वर को यानी सबसे पहले हम स्वर का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वर को बेसिकली हम 6 भागों में 6 प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला, मात्रा के आधार पर, जीव प्रयोग के आधार पर, मुख विवरण के आधार पर, स्थान के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और जीव पेशीय तनाव के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को पवित्र स्वर भी बोलते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर में कौन कौन वर्ड आते हैं, कौन कौन स्वर के वर्ड आते हैं, वो देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, ये 4 आते हैं। दीर्घ स्वर में 7 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में 7 स्वर, वो 7 स्वर कौन कौन है? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक,
दोस्तों अब देखते हैं पुरुष स्वर में कौन कौन वर्ड आते हैं। ओके, पुरुष स्वर में आते हैं एक है ओम, ये एग्जाम्पल है पुरुष स्वर का, जैसे राम, राम, ऐसे मतलब इसका मतलब ये है कि पुरुष स्वर उसे कहते हैं, पुरुष स्वर वह स्वर होता है जो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने में 3 गुना समय लेता है। पुरुष स्वर वह स्वर होता है जो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने में 3 गुना समय लेता है। दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने में 2 गुना समय लेता है, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक, और इसको तो मूल स्वर भी कहते हैं, या मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या टोटल 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल 7 होती है। ओके, ये तो हो गया स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। ओके दोस्तों, ये इतना टॉपिक क्लियर हुआ, और इतना टॉपिक क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओके दोस्तों, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अर्ध स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक दोस्तों, तो देखिए अग्र स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, अग्र स्वर में आने वाले स्वर हैं और अग्र स्वर में आने वाले स्वर हैं सॉरी ई, बड़ी ए, आई। अग्र स्वर से जीव की अग्र स्वर से बोले जाने वाले यह स्वर हैं। इन स्वरों की संख्या 4 होती है। जीव से 4 स्वर ही होते हैं जो अग्र स्वर, जीव के अग्र स्वर के मात्र जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं। जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं ये 4 स्वर। मध्य स्वर में कौन कौन वर्ड आते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य स्वर में केवल एक ही वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम है और। देखिए दोस्तों, पश्च स्वर में आने वाले स्वरों की संख्या कौन कौन है, या स्वरों कौन कौन स्वर पश्च स्वर में आते हैं, तो वो हैं आ, उ, ओ, आओ। ये स्वर जो होते हैं ये पश्च स्वर में आते हैं। ओके दोस्तों, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। अग्र स्वर, अग्र स्वर में आने वाले ई, ए, आई। मध्य स्वर में आने वाले केवल एक है और पश्च स्वर में आने वाला है आ, उ, ओ, आओ, आ। ओके दोस्तों, ये भी आ एक स्वर है। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें लिखते हैं ऑनर, ऑनेस्ट, लिखा जाता है ना, ऑफर। तो क्या है, ये भी आ स्वर है, लेकिन ये उच्चारण के आधार पर इसको रख सकते हैं, उच्चारण के आधार पर भी इसको स्वर मानते हैं। ओके दोस्तों, तो इतना क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ें। अब देखते हैं मुख विभक्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख विभक्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख विभक्त के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, या 4 रूपों में बांट सकते हैं। पहला है 4 रूपों में बांट सकते हैं। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है अर्धसमृद्ध, चौथा है समृद्ध। अब दोस्तों देखा जाए कि मुख विवर्ग के आधार पर तो 4 भागों में
4 रूपों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, उन विवरण के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांट दिया। अब विवृत में पहला है विवृत। विवृत में कौन कौन स्वर आते हैं ये देखा जाए। विवृत में केवल एक स्वर आता है, वह है आ। और विवृत में 3 स्वर आते हैं, उन तीनों स्वर हैं वो तीनों स्वरों का नाम है, पहला है अ, दूसरा है आय, तीसरा है और। ये होते हैं और विवृत स्वर होते हैं। और विवृत का मतलब क्या होता है? ओपन। ओपन मतलब मुंह को खोल करके, और विवृत मतलब आधा खोल करके, यानी कि मुंह को पूरा खोल करके क्या बोला जा सकता है? कौन सा स्वर बोला जा सकता है? आ। यानी मुंह को पूरा खोल करके आ ही है पहला स्वर है जिसको मुंह को पूरा खोल करके बोला जा सकता है। और विवृत मतलब मुंह को आधा खोल करके, कौन कौन स्वर बोला जा सकता है? अ, ए, आय, आओ। और समृद्ध मतलब, समृद्ध का मतलब होता है क्लोज। समृद्ध का मतलब क्या होता है? क्लोज, यानी मुंह को बंद करके कौन कौन स्वर को बोला जा सकता है? मुंह को आधा बंद करके कौन कौन स्वर बोला जा सकता है? तो आधा मुंह को बंद करके बोले जाने वाला स्वर है ए और ओ। समृद्ध में, तो समृद्ध में कौन कौन स्वर आएंगे ये देखा लिया जाए। समृद्ध स्वर आने वाले हों, समृद्ध स्वर में आने वाले स्वर हैं ई, ए, आय। ये मतलब मुंह को बंद करके 4 ऐसे स्वर हैं जिनको बोला जा सकता है, या ई आते हैं समृद्ध स्वर के अंतर्गत, ई, ए, आय। ओके दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? तो इतना क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आ रहा है अब स्थान के आधार पर स्वरों को, स्थान के आधार पर स्वरों को स्थान के आधार पर कैसे बोलते हैं। तो इससे पहले होगा कंठ, दूसरा तालु, मूर्धन, दंत, दंत के बाद ओष्ठी। तो कंठ के आधार पर कौन कौन स्वर को बोला जा सकता है? केवल और। तालु के आधार पर कौन कौन स्वर बोले जा सकते हैं? तो ई, छोटी, बड़ी। इस ई को तालु के आधार बोला जा सकता है। मूर्धा के आधार पर कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। दंत के आधार पर कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। ओष्ठ के आधार पर स्वर बोले जाते हैं, कौन कौन है? उ, ओ, आओ। ओके दोस्तों, तो स्वर को स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया। स्थान के आधार पर कौन कौन स्थान से स्वर बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाते हैं, और तालु से बोले जाता है ई। मूर्धा से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। ओष्ठ से स्वर बोले जाते हैं, कौन कौन है? उ बड़ा हुआ, उ, ओ और आओ। इस प्रकार से हो गया स्वरों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। अब देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो ओष्ठ के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। एक है वर्तुल, एक होता है अवर्तुल, तीसरा होता है अर्धवर्तुल। वर्तुल मतलब मुंह को घुमा करके, यानी ओठों को पूरा घुमा करके जिस स्वर को बोला जाता है वो क्या बोला, वह वर्तुल स्वर कहलाता है। जिस मुंह को बिना घुमाए, ओठों को बिना घुमाए अगर जिस स्वर को बोल लिया जाए वह अवर्तुल स्वर कहलाता है। अर्धवर्तुल मतलब मुंह के ओठों को आधा घुमा करके जिस स्वर को बोल लिया जाए वह अर्धवर्तुल कहलाता है। वर्तुल मतलब, वर्तुल में कौन कौन स्वर आते हैं? वर्तुल में कौन कौन स्वर आते हैं? वह स्वर है उ, बड़ा ओ, आओ।
ओ आओ को बिना घुमाए, बिना ओठों को घुमाए अब बोल ही नहीं सकते, हम बोल पाएंगे। ठीक, और तो आने वाला स्वर संख्या, आने वाला स्वर कौन कौन है? और तो मतलब बिना ओठ को घुमाए, जिसको बिना ओठ को घुमाए, बिना ओठों को घुमाए बोला जा सके। तो अब में आने वाले स्वर हैं ई, बड़ी ए, है। इनको अपने ओठों को बिना घुमाए भी आप इन स्वरों को ई ए आई को बोल सकते हैं। अर्धवर्तुल में कौन कौन स्वर आते हैं? इसमें केवल एक ही स्वर आता है, कौन है? आ, मतलब आधा घुमा करके, ओठों को आधा घुमा करके भी आप आ को आ स्वर को बोल सकते हो, तो अर्धवर्तुल में आ जाएगा। ठीक, अब उष्ट के आधार पर स्वर का वर्गीकरण तो हो गया, इतना समझ में आई? समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अब जीव पेशीय तनाव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, जीव पेशीय तनाव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ये दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला शिथिल, शिथिल शिथिलता के आधार पर, दूसरा कठोर, कठोर के आधार पर, शिथिल स्वर के आधार पर, कठोर स्वर के आधार पर। शिथिल स्वर कौन कौन होते हैं? अ होता है, छोटी ई होता है, अ, छोटी ई, ए, ये क्या? ये शिथिल स्वर होते हैं, अ, छोटी ई और ए, ये शिथिल स्वर होते हैं। कठोर स्वर कौन कौन होता है? कठोर स्वर में आ जाएगा आ, बड़ी ई, आय। कठोर स्वर आ, बड़ी ई, आय, ये कठोर स्वर में आ जाएगा। यानी कि जीव पेशी तनाव के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अगर इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, देखते हैं दोस्तों, स्वर में एक पॉइंट और होता है, डांस क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। दोस्तों जितने सारे स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर सघोष की श्रेणी में आते हैं, उस सारे के सारे स्वर सघोष कहलाएंगे। यानी कि सभी स्वर सघोष होते हैं और अघोष में कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। जितने स्वर हैं सभी स्वर सघोष कहलाएंगे। सघोष का मतलब क्या होता है? स्वर यंत्री, या इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कार्ड, स्वर यंत्री या वोकल कार्ड से कंपन करती हुई जो वर्ड बाहर निकलती है उसे हम सघोष वर्ड कहते हैं। तो जितने सारे स्वर हैं वो भी एक वर्ड है, तो वह जितने सारे स्वर हैं वो स्वर यंत्री या वोकल कार्ड से कंपन करते हुए बाहर निकलते हैं, इसीलिए सारे के सारे स्वर सघोष कहलाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया हो तो। स्वर जो है दोस्तों, इनकी कुल संख्या 14 होती है, कुल संख्या 14 होती है। लेकिन मानक स्रोत के आधार पर इनकी टोटल संख्या 11 है। क्योंकि इनकी टोटल संख्या 11 है, 11 में 4 मूल स्वर होते हैं, 11 में 4 मूल स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 11 स्वर, मानक स्वर 11 हैं। 11 कौन कौन? और आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक, ये होते हैं। ओके दोस्तों,
नोटिस करिएगा, री जो स्वर है ना, ये उच्चारण के आधार पर इसको स्वर नहीं माना जाता है। री जो स्वर है, री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता है, इसीलिए लुसेंट वाली बुक में इसको स्वर नहीं माना गया है। उसमें स्वरों की संख्या केवल 10 बताई गई है। क्यों? क्योंकि ये उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता है। लेकिन री जो है लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर माना जाता है, माना गया है। ठीक है दोस्तों, री को लेखन के आधार पर स्वर माना गया है, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना गया है। ओके, ओके दोस्तों, क्लियर हुआ? और चलिए दोस्तों, कुछ चिन्ह को और देख लेते हैं हम लोग। इतना हमें लगता है स्वर में पर्याप्त है। और बाकी अगर कहीं से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। उसको हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में जब व्यंजन पढ़ाने आएंगे तो व्यंजन वाले वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा। ओके, उससे पहले कुछ चिन्हों को हम देख लेते हैं। कुछ चिन्ह को देखते हैं जो बहुत ही हिंदी में अहम भूमिका निभाते हैं, और कई तो सारे क्वेश्चन भी बन के एग्जाम में कभी कभी सामने आ जाते हैं जो बहुत ही आसान है। उनको बिना उनके जाने हम हिंदी को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखिए, एक स्वर में था अयोगवाह, अयोगवाह स्वर। अयोगवाह है ना, अयोगवाह 2 प्रकार का होता है, एक अनुस्वार, एक विसर्ग। अनुस्वार वाले चिन्ह को बिंदी से दर्शाते हैं, विसर्ग वाले चिन्ह को ऐसे। ये अनुस्वार का चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह है, ठीक। लेकिन अनुनासिक होता है, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्रबिंदु। निर्नानुसिक अनुनासिक हो गया चंद्रबिंदु। जिन पे भी चंद्रबिंदु होता है अक्सर तद्भव शब्द कहलाएगा, तद्भव का बनाता है। एक पॉइंट और, जैसे देखिए दोस्तों, अगर कोई भी वर्ड है, वर्ड के समान ये क है, क के ऊपर चिन्ह लगा दिए तो ये भी चिन्ह है, लेकिन किसका चिन्ह है? अनुस्वार का चिन्ह है। क के ये चिन्ह है, र है, र नीचे चिन्ह लगा दिए, इस चिन्ह को बोल देंगे ताड़नजात चिन्ह। अगर ज है, ज के बाएं साइड में चिन्ह लगा दिए, इस चिन्ह को बोलेंगे नुक्ता चिन्ह, ठीक। नुक्ता चिन्हों के माध्यम से ही जिस भी वर्ड के आगे अगर नुक्ता चिन्ह लग गया तो वह वर्ड यानी वह अक्षर विदेशी वर्ड कहलाता है, यानी अरबी फारसी का वर्ड कहलाने लगेगा। जैसे वह कुछ चार होते हैं, क, ख, ज, फ। इन चारों वर्णों के आगे अगर नुक्ता चिन्ह का हमने प्रयोग कर दिया तो समझ लीजिएगा ये जो भी शब्द बनेगा इससे, इन नुक्ता चिन्हों के प्रयोग के बाद जो भी शब्द बनेगा वो या तो अरबी होगा या तो फारसी शब्द होगा। इस तरह से अरबी या फारसी शब्दों का पहचान किया जा सकता है आसानी से। ओके दोस्तों, इसलिए देख लीजिए, हम रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ड है, ठीक। वर्ड के अगर नीचे लग गया तो ताड़नजात चिन्ह, वर्ड के बाएं लग गया तो नुक्ता चिन्ह, वर्ड के ऊपर लग गया तो अनुस्वार चिन्ह, और वर्ड के दाएं लग गया तो उस चिन्ह को पंचमा अक्षर चिन्ह बोलेंगे, इसको ताड़नजात बोलेंगे, ताड़नजात।
इसको अनुस्वार, 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 इसको अनुस्वार, इसको नुक्ता, नुक्ता चिन्ह बोलेंगे। ओके ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं। बाकी अगर कुछ भी छोटा मोटा होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब बेलियाँ पढ़ाने आएंगे तो वहाँ पर उसको कवर कर देंगे। ओके दोस्तों, बाय।